तो बच्चों लास्ट क्लास में जो है हमने डेल्टा जी के बारे में काफ़ी बातें लिख ली थी, है ना? कुछ समझा भी था स्पॉन्टेनिटी के बारे में और कुछ कैलकुलेशंस करे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। देखो, है ना? ये सब अपन ने पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी और उसके पहले स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करी थी। तो वी टॉक्ड अबाउट स्पॉन्टेनिटी, वी टॉक्ड अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी, है ना? इसका फॉर्मूला लिखा था, उसके और भी फॉर्मूलेस लिखे थे हमने, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन लिखी थी और कुछ क्वेश्चंस करे थे अपन लोगों ने ऑन दिस। तो कुछ बातें और लिख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू थर्मोकेमिस्ट्री इन आवर टुडेज लेक्चर। ऑलराइट, चलो तो बढ़े आगे। ठीक है, तो पहली चीज जो आज अपने को लिखनी है वो एक टेबल बनाएंगे अपन और उसमें अपन लोग कुछ डेल्टा जी डेल्टा एस के बारे में साइन कन्वेंशन, सॉरी उनके साइन से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का रिलेशन बनाएंगे। तो एक टेबल बना लो, उसमें एक दो तीन चार कॉलम बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम डेल्टा एच, दूसरा कॉलम डेल्टा एस, तीसरा कॉलम मैग्नीट्यूड और चौथा कॉलम डेल्टा जी। डेल्टा एच, डेल्टा एस, मैग्नीट्यूड और डेल्टा जी, इनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे देख लेते हैं। 5-6 लाइंस मान लो ना, 5 to 6 लाइंस। लिख लिया? ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसमें अपने को क्या समझना है कि अगर डेल्टा जी मान लो आपका नेगेटिव होता है, सॉरी डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव अगर आता है, तो मैग्नीट्यूड अपन कुछ भी रख लें, है ना, वट एवर बी दर मैग्नीट्यूड्स, डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? व्हाट विल बी द साइन फॉर डेल्टा जी? अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी का साइन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस हो जो एक्सोथर्मिक हो और एंट्रोपी बढ़ रही हो, ऐसा अगर है तो वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस हो गया। है ना, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, डेल्टा एच का और डेल्टा एस का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। अच्छा, इसका उल्टा अगर होता है ना, अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आता है और डेल्टा एस नेगेटिव आता है, तो इसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड रख लो, डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें स्पेसिफिकली, पहले अपन उसमें दो अलग अलग केस लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक में अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड अपन ने ऐसा ले लिया, सुनना बात को, मैग्नीट्यूड अपन ने ऐसा ले लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस, अगर ऐसा ले लिया है तो मुझे सोच के बताओ कि डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा?
नेगेटिव आएगा, है ना? सो दिस विल बी नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अच्छा, इधर ये नेगेटिव लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर डेल्टा एच का लेस देन टी डेल्टा एस कर दिया अपन ने, तो अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना? तो ये टेबल इसलिए बना रहे हैं कि ये अपने को देखना आना चाहिए। कभी कभी थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल या ऐसे साइन बेस्ड क्वेश्चन भी अपने से पूछ लिए जाते हैं। तो वैल्यू नहीं दी है, लेकिन अपने को जज करना आना चाहिए कब फाइनल साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। अगले दो केसेस बच्चों एंडोथर्मिक के लिए, ये पॉजिटिव और डेल्टा एस दोनों केसेस में पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस और डेल्टा एच मोर देन टी डेल्टा एस। क्या क्या लिखना है पहले और दूसरे में? पहले में स्पॉन्टेनियस या पहले में नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या आएगा? सोच के बताओ। नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, सही बात है। टी डेल्टा एस बड़ा है, तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस टी डेल्टा एस विल बी बिगर, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी फाइनली। और अगर डेल्टा एच बड़ा है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका? जल्दी बताओ। पॉजिटिव आ जाएगा, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल सही बात है ना? तो दिस वाज द कंपैरिजन दैट वी विश टू डू फॉर डेल्टा जी एंड डेल्टा एस एंड द मैग्नीट्यूड्स, कि भाई कब कुछ भी कंडीशन हो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, कब कुछ भी कंडीशन हो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जो बाकी कंडीशंस हैं इनमें मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंसी आएगी स्पॉन्टेनियस की, और इधर नॉन स्पॉन्टेनियस की। ठीक है, ये कंप्लीट करो। कुछ और साइड रिलेशंस और हैं डेल्टा जी की, जो दूसरे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में एक रिलेशन आया था। आगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ रिलेशंस आएंगे, तो उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। उन पे क्वेश्चंस यहाँ नहीं करेंगे, उन पे क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर्स में करेंगे। बट अभी अपन इसको यहाँ तक लिख लेते हैं। लिख लिया? ठीक है बच्चों। तो अब इसकी अगली सब हेडिंग आपको लिखनी है, सम अदर यूजफुल रिलेशंस ऑफ डेल्टा जी। तो ये अपन एक जगह लिख लेते हैं, जिससे फ्यूचर में कभी आपको सर्च करना हो तो यहाँ पे मिल जाए। सम अदर यूजफुल रिलेशंस फॉर डेल्टा जी। नहीं बेटा, पॉजिटिव में स्पॉन्टेनियस, अच्छा वो लिख दिया है। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस ही है ना? दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। ठीक है, ये ओके। लिखिए हेडिंग बच्चों, सम अदर यूजफुल रिलेशन फॉर डेल्टा जी। ओके, तो उसमें लिखो नंबर वन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और यहाँ क्यू जो है वो आपका रिएक्शन क्वेश्चन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, याद है? वी स्टडीड दिस इन केमिकल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड पॉइंट में हमको ये पता होता है कि एट
इक्विलिब्रियम कंडीशंस Q जो है वो K के बराबर होता है और डेल्टा जी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 0 होता है। ये दो बातें अपने को पता है। तो अगर इन दोनों चीजों को अपन ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा जी की जगह 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, और यहाँ से अपने को एक नई रिलेशन मिल जाती है। अपने को यहाँ पे एक नई रिलेशन मिल जाएगी। क्या बनेगी रिलेशन, बताओ जरा, देखो और बताओ। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, बिल्कुल सही बात है। दिस गिव्स अस अनदर रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में आपको ये एक रिलेशन मिल जाती है। लिखा बच्चों? ठीक है, इसके आगे की रिलेशंस आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, बट हम उसको लिख लेते हैं कि कभी आपको रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो काम आएगा। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका एक चैप्टर होगा क्लास 12th में, वहां पर आपको ये रिलेशन यूज आएगी कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, या ई सेल है ना, इसको अपन समझेंगे तभी, बस लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक फोर्थ रिलेशन, लास्ट रिलेशन जो अपने को एक्स्ट्रा लिखनी है, एक्स्ट्रा मतलब जो डेल्टा जी की दूसरी रिलेशन है, इसको हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये भी आपको ज्यादा यूज नहीं आएगी। तो डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये ज्यादा यूज नहीं आती है, बट कभी ऐसे पूछ लें कि भाई इनमें से कौन सी रिलेशन सही है डेल्टा जी के लिए, तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ रिलेशंस हैं जो डेल्टा जी के लिए एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग चैप्टर्स में आती हैं। ये किब्स एल्मोल्स इसी चैप्टर के लिए है, ये दोनों केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में पढ़ोगे। ओके, लिखा है यहाँ तक सबने? ठीक है भाई, तो अपन एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन थर्मोकेमिस्ट्री पे आगे बढ़ेंगे। ओके प्रेशा बेटा, एक सेकेंड ना। तो लिखो बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस CO2 solid giving you CO2 gas, first option, both delta H and delta S are positive. Second, delta H is negative and delta S is positive. Third, delta H is positive
and delta S is negative, or fourth, both delta H and delta S are negative, क्या होगा भाई आंसर बताओ? Which of these is correct? सॉलिड से गैस जाएंगे तो डेल्टा एस क्या आएगा पहले तो ये बता दो। डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा एच की बात आई, है ना? तो डेल्टा एच एंडोथर्मिक होता है तो पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक होता है तो नेगेटिव होता है। सॉलिड से गैस अगर ले जाना है CO2 को, तो उसको हीट देनी पड़ेगी या वो हीट रिलीज करेगा? देनी पड़ेगी। तो कैसा प्रोसेस हुआ? एंडोथर्मिक हुआ। तो डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना? एंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ रही है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, तो आंसर अपना क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन ए, है ना? सही बात है? सही है या नहीं है? बिल्कुल। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। लिखो बच्चों, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी? व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी? प्रगति बेटा, मैं अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, है ना? ये क्वेश्चन कर लें, इसके बाद अगर लगेगा तो मैं पिछला वाला फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कर लो पहले। साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर द प्रोसेस ऑफ melting of ice at 283 Kelvin and 1 atm pressure. Your options are A, delta G is equals to 0, B, delta G is greater than 0, C, delta G is less than 0, या फिर D, insufficient information। बताओ भाई क्या आएगा आंसर? वेरी गुड प्रेशा। बाकी लोग बताओ कि अगर आपने आइस को रख दिया है 283 केल्विन पर, तो प्रोसेस उसकी मेल्टिंग का स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? अगर ये बता दोगे तो साइन पता चल जाएगा। 283 केल्विन मतलब कितने डिग्री सेल्सियस हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस का मेल्ट होना, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है? आदित्य क्यों नहीं है? आइस को 10 डिग्री पे रखोगे तो स्पॉन्टेनियसली मेल्ट होगा ना। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसका आंसर सी है। और एक कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल क्या है कि मेल्टिंग ऑफ आइस एट, या साइड में लिख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस विल बी स्पॉन्टेनियस। भाई पानी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो 10 डिग्री पे किस स्टेट में रहना चाहेगा? एक एटमॉस्फेयर पे सॉलिड स्टेट में रहना चाहेगा। नेचुरल टेंडेंसी उसकी यही है ना? तो वो नेचुरली आइस से लिक्विड जाना चाहता है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर इसको -10 डिग्री सेल्सियस बोल देता,
है ना। अगर इसी क्वेश्चन को अगर जैसे मैं यहाँ साइड में लिख दूं, इन above question at 263 Kelvin and 180 m, डेल्टा जी क्या आता फिर? -10 डिग्री हो गई, आइस को मेल्ट कराना है, तो अब आइस मेल्ट होना चाहेगी क्या? नहीं, अब क्या होगा, उल्टा होना चाहेगा, है ना। तो इसका डेल्टा जी क्या आ जाएगा? >0। अच्छा, अगर 273 केल्विन ले लिया, तो अब क्या हो गया? ऑप्शन ही आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। ये अपन ने लिखा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स पर मेल्टिंग और बॉइलिंग अगर होती है तो उसका डेल्टा जी जो है वो 0 आता है, लिखा था अपन ने। तो ये बात समझ में आई। बिल्कुल। अभी इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया क्या? जैसे कुछ लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। ठीक है, अच्छा, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें मैं ये कह रहा था बच्चों, जिन जिन को डाउट रह गया था एक बार और क्लियरली सुन लो। सॉलिड से अगर आप गैस जाते हो तो दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको हीट देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगा ये। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव आया गया। और क्योंकि सॉलिड से गैस जा रहा है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव ही आएगा, तो आंसर आपका ए आएगा। ठीक है, ये कुछ लोगों का डाउट रह गया था, तो अब क्लियर है उनको भी। वेरी गुड। चलो, तो बच्चों ये अपने को डेल्टा जी के बारे में कुछ बातें पढ़नी थी, कुछ क्वेश्चंस करने थे, कुछ क्वेश्चंस आपको और करने रहेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज मोर देन इनफ आई थिंक फॉर डेल्टा जी। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट और लिख लें हम, फिर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पे आज आगे बढ़ेंगे। तो बस एक स्टेटमेंट लिखना है आपको थर्ड लॉ का, तो अगली हेडिंग लिखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई सब लोग सुन रहे हैं ना? ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्टेटमेंट लिखना है अपने को। इसको अपन लिखते हैं, लिखो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एट एब्सोल्यूट जीरो, comma, the entropy of a perfectly crystalline substance at absolute zero, the entropy of a perfectly crystalline substance or a pure crystalline substance is taken as zero. That is, S is equals to zero at 0 Kelvin for
perfectly crystalline substance. एटम स्टॉप मूविंग इसलिए तो अपन ने कहा कि उसकी एंट्रोपी जीरो है, बट हर चीज की एंट्रोपी जीरो नहीं होती, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि एटम्स के अरेंजमेंट में रैंडमनेस हो सकती है। तो हर चीज की एंट्रोपी जीरो नहीं है। एट जीरो केल्विन व्हेन योर एटम स्टॉप मूविंग एंड यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो परफेक्ट अरेंजमेंट अगर होगा तो आप कह सकते हो कि एंट्रोपी जीरो है। आप हर केस में नहीं कह पाओगे। ठीक है, लिख लिया सबने? थर्ड लॉ पे अपने को ज्यादा एलैबोरेट डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि आपको ये चीज ज्यादा पूछी नहीं जाती है। तो इससे वैसे तो एस कैलकुलेशंस के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी डोंट टॉक अबाउट इट। क्रिस्टलाइन इसलिए बेटा कि क्रिस्टलाइन उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होगा उसको क्रिस्टलाइन कहेंगे। तो प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तो रैंडमनेस नहीं होगी। अगर अमॉर्फस हुआ तो उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है मतलब रैंडमनेस है। ओके, ठीक है बच्चों, तो चलें आगे थर्मोकेमिस्ट्री पर। This was about thermodynamics that is required to you. There is a lot to study वैसे तो, but this is good enough for our exam. Let's move ahead with the next heading, thermochemistry. Next part of the chapter ऐसे कह सकते हैं अपन। तो थोड़ी बड़ी हेडिंग डाल लेना, थोड़ी जगह छोड़ देना बच्चों कॉपी में। कीप हाफ अ पेज सेपरेट, फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री लिखा। राम लास्ट टॉपिक तो नहीं कहेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कहेंगे अपने इसको टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर और भी आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज आएंगी, तो वो सब तो रहेगा। लिखा बच्चों, फ्रेश पेज पे हेडिंग, चलें आगे। ओके, तो पहली सब हेडिंग लिखो, रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट सब हेडिंग, रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शंस को लिखने का एक तरीका है जो जनरली हम यूज करते हैं। दो अलग अलग तरीके से जनरली लिखा जा सकता है, हम एक पर्टिकुलर वे ही यूज करेंगे, बट दोनों तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो कभी कभी दूसरे तरीके से भी आपसे रिप्रेजेंटेशन दे के चीजें पूछ सकते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट रिप्रेजेंटेशन। तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि आपको हीट जो है या एनर्जी, हीट रिलीज जो है वो एज अ प्रोडक्ट दिया जाए। तो पहला तरीका ये है कि भाई रिएक्टेंट्स गिविंग यू प्रोडक्ट्स प्लस माइनस क्यू किलो कैलोरीज अगर लिख के दे दिया जाए, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ अगर हीट रिलीज है तो प्लस क्यू किलो कैलोरीज देंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड है तो माइनस क्यू किलो कैलोरीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड को अगर O2 से रिएक्ट करा दिया जाए,
गैसेस से और रिएक्ट करा के CO2 गैसेस बना दिया जाए, तो वो 94 किलो कैलोरीज हीट रिलीज कर रहा है। अगर तो उसको अपन लिखेंगे प्लस 94 किलो कैलोरीज। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट एज अ प्रोडक्ट अगर लिखा जाएगा प्लस करके तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ -94 होता तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाता? एंडोथर्मिक हो जाता है ना। तो यहाँ -94 लिख सकते हैं, या इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इधर +94 लिख देंगे तो भी वो एंडोथर्मिक ही कहलाएगा। ठीक है। हाँ प्रेशा बेटा, डन। ये पहला रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। दूसरा रिप्रेजेंटेशन अपन ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, उसको लिख लेते हैं। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में आप रिएक्टेंट्स गिविंग यू प्रोडक्ट्स लिखते हो और डेल्टा एच अलग से लिखते हो। तो यू राइट इट एज रिएक्टेंट्स गिविंग यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो आप प्लस माइनस क्यू किलो कैलोरीज इस फॉर्मेट में लिखते हो। यहाँ साइन कन्वेंशन तो आपको याद होगा कि अगर डेल्टा एच प्लस है तो रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। गुड गुड हिमांशी, चयन, प्रेशा, गुड। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन आदित्य, गुड, एक्सोथर्मिक है। वेरी गुड। तो इसका अगर एग्जांपल लिखें, जैसे कार्बन सॉलिड लिखें प्लस O2 गैशियस गिविंग यू CO2 गैशियस ही लिखें, तो यहाँ डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा एच इक्वल टू, बताओ जरा क्या लिखेंगे डेटा के साथ? अब तो तुम्हें पता होना चाहिए। माइनस क्या? -94 किलो कैलोरीज। वेरी गुड। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लिखा सबने यहाँ पे? ओके। तो रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन ये दो तरीके से हो सकता है। इसके बाद दो लॉज का अपन यूज करेंगे जो काफी कॉमन सेंसिकल लॉज कह सकते हैं उनको, कि काफी कॉमन सेंस की बात है, बट उनको इस तरीके से हम लिख लेते हैं जिससे तुमको पता रहे कि भाई इनका नाम क्या है। कभी कोई नाम से लिख के दे दे तो पता होना चाहिए कि किस बात के बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट सबहेडिंग लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। हालांकि ऐसी कुछ स्पेशल लॉज नहीं है, काफी कॉमन सेंस की बातें हैं, बट लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। नंबर वन, लेवोइजियर एंड लाप्लेस लॉ। लेवोइजियर एंड लाप्लेस लॉ। तो अब इसमें लैंग्वेज की जगह उसका लॉ का यूज क्या है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है कि इफ A प्लस बी गिविंग यू C+D का डेल्टा एच आपको दे रखा है x किलो जूल्स एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन अगर आपसे कोई कहे कि C+D गिविंग यू A+B का डेल्टा एच एट दैट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी, क्या लिखोगे आप बच्चों? -x लिखोगे, है ना? लॉजिकल सी बात है, खुद ही आपने डिसाइड कर लिया। तो बस यही कि इसको -x लिखते हैं, ये लेवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ है कि भाई अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो उसका डेल्टा एच भी उल्टा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है ना? हाँ, बहुत ऑब्वियस सी बात, कॉमन सेंस की बात है।
बिल्कुल। अब सेकंड लॉ जो है वो भी है थोड़ी कॉमन सेंसिकली, बट वो थोड़ी सी इलैबोरेट है। बिल्कुल सही बात है भाई, रिएक्शन उल्टा हो गया तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही तो रिलीज होगी, रिलीज हो रही थी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। साइन अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव नहीं कहेंगे, ऑपोजिट। क्योंकि ये हो सकता है कि एक्स की वैल्यू +10 हो, या ये भी हो सकता है कि -10 हो। तो +10 हुआ तो यहाँ -10 हो जाएगा, -10 हुआ तो यहाँ +10 हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा, हम उसको नेगेटिव नहीं कहेंगे। वी आर जस्ट सेइंग कि वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। उसमें लिखो, फॉर अ प्रोसेस द हीट चेंज विल बी, फॉर अ प्रोसेस the heat change will be same from all the different paths, from all the different paths with different number of steps taken, steps taken, full stop। और इसको दूसरे तरीके से और कैसे कह सकते हैं कि फॉर अ गिवन प्रोसेस, फॉर अ गिवन प्रोसेस, कॉमा, the amount of heat is independent of the amount of heat is independent of number of intermediate steps, independent of number of intermediate steps। इसका मतलब क्या है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। कि आप मान लो कार्बन सॉलिड से, हाँ प्रेशा बेटा, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ था। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन कह सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ से मान लो आप CO2 गैस तक जा रहे हो, बना रहे हो आप इसको, है ना। तो आप एक रास्ता तो ये ले रहे हो कि कार्बन सॉलिड से डायरेक्ट आपने CO2 गैस बनाया, इसका ΔH1 है। और एक दूसरा रास्ता आपने लिया जहां आपने पहले जो है CO गैसेस बनाया और फिर CO2 गैसेस बनाया। CO गैसेस तक जाने में ΔH2 लग रहा था और CO गैसेस से आगे जाने में ΔH3। तो हेसेस लॉ की मदद से आप क्या कह सकते हो कि सर, यूजिंग हेसेस लॉ व्हाट आई विल टेल इज के ΔH1 is equal to ΔH2 plus ΔH3। यही कहोगे आप, ये बात अपन ने ऊपर लिखी है, ये बात समझ में आ रही है कि आप यहां से यहां चाहे एक स्टेप में जाओ या दो अलग अलग स्टेप्स में जाओ, टोटल एंथैल्पी चेंज या टोटल हीट एक्सचेंज जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ का टोटल H2 plus H3 है और ऊपर का टोटल H1 था।
किसी भी रास्ते से जाओ टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहता है। ये बात समझ में आ रही है? और अगर कोई इधर डेल्टा यू लिखा जाता, डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात करते तो भी यही कहते, है ना? तो ये चीज हम हेसेस लॉ से कह सकते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक रास्ता लो या कोई और रास्ता लो, टोटल डेल्टा एच या डेल्टा यू सेम रहेगा। दिस इज योर हेसेस लॉ। ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, चलो तो अपने इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। लिखो क्वेश्चन। लिखा नहीं है? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, लिख लो। आई एम गिविंग यू टाइम। लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं 1 मिनट में। कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन इसके ऊपर। लिख लिया? अब तो सबने लिख लिया होगा। अरे यार ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो भाई, लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन अपन ये करेंगे, लिखो क्वेश्चन। फाइंड आउट द हीट ऑफ रिएक्शन। फाइंड आउट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉर कार्बन सॉलिड plus O2 gaseous, giving you CO2 gaseous if carbon solid plus half O2 gaseous giving you CO gaseous का डेल्टा एच आपको दे रखा है -1105 किलो जूल and CO gaseous plus half O2 gaseous giving you CO2 gaseous का डेल्टा एच दे रखा है आपको -283.2 किलो जूल। तो क्या आएगा आंसर? बताओ भाई। ऐसे तो बहुत ही सिंपल है। तो भाई ये जो दो रिएक्शन दी हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आपको फाइनल रिएक्शन मिल रही है? कि मैं अगर इसको रिएक्शन 1 कह दूं और इसको रिएक्शन 2 कह दूं, बाय एडिंग दीज टू, है ना, मुझे क्या मिल रहा है कि कार्बन सॉलिड प्लस O2 gaseous giving you CO2 gaseous, दिस इज 1 + 2, है ना? इन दोनों को ऐड करके जो है मुझे ये रिएक्शन मिल रही है। तो हेसिस लॉ का यूज कर लिया अपन ने, देयर फोर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -110.5 प्लस -283.2,
तो कितना आ जाएगा ये, -393.7 किलो जूल आ जाएगा आंसर। ये आएगा बच्चों, सिंपल है। इस लॉ का अपन आगे इस चैप्टर में कई जगह यूज करेंगे, बट रिएक्शंस को जोड़ तोड़ के फाइनल रिएक्शन बनाने के लिए अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। और एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, वन मोर क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन। इस बार ऑप्शन दे दूंगा मैं। लिखो, गिवन नंबर वन, कार्बन सॉलिड। अब रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। कार्बन सॉलिड प्लस O2 gaseous giving you CO2 gaseous plus 94.2 किलो कैलोरीज। सेकंड, H2 gaseous plus half O2 gaseous giving you H2O liquid plus 68.3 किलो कैलोरीज। थर्ड, CH4 gaseous plus 2O2 gaseous giving you CO2 gaseous plus 2H2O liquid plus 210.8 kilocalories. Then the enthalpy for the reaction, कौन सी रिएक्शन, कार्बन सॉलिड plus H2 gaseous twice giving you CH4 gaseous will be, क्या होगा? Your options are A minus 45.9 kilocalories, B minus 47.8 kilocalories, C -20.0 kilocalories, या फिर डी -47.3 किलो कैलोरीज, ये बताना है। ओके गिरजा बेटा, बेटा ये वाला कर लोगे तो पिछला वाला आ जाएगा, ये ज्यादा मुश्किल सवाल है तो ये समझाऊंगा, उससे पिछला वाला तो बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। तो बताओ भाई बच्चों कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चयन ठीक है, गौरी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा मेरे को आंसर। भाई जो रिएक्शन है वो बनेगी कैसे, पहले तो बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कैसे बनेगी रिएक्शन, कि अगर ऐसे लिखना हो कि रिएक्शन इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 2 इंटू सेकेंड और माइनस थर्ड, ऐसे ही बनेगी। हाँ या ना बच्चों, ये बताओ बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे बन जाएगी ना, 1 + 2 इंटू 2 -3। तो जब ऐसे करोगे तो रिएक्शन तो यही बनने वाली है। तो रिएक्शन बनी आपकी कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैशियस गिविंग यू CH4 गैशियस। प्लस में एनर्जी क्या होगी देखना, प्लस में आपकी एनर्जी देखो
94 प्लस 2 into 68.3, है ना, और माइनस में क्या जाएगा, 210। तो इसको भी अपन लिख देते हैं प्लस 94.2 प्लस 2 into 68.3 माइनस 210.8। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, therefore carbon solid plus 2H2 gaseous giving you CH4 gaseous plus वैल्यू कितनी आती है, जल्दी बताओ। आंसर तो काफी लोगों का सही आ गया, सुजल सही है, चयन सही है, वेदिका गड़बड़ है, -20। सिर्फ चयन ने बोला नहीं, माइनस नहीं, +20 आएगी। सक्षम सही है बिल्कुल। तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 20 किलो कैलोरीज। और ये क्योंकि क्यू आया है प्लस में, देर फोर डेल्टा एच जब लिखोगे तो ये -20 किलो कैलोरीज आएगा। अभी रिप्रेजेंटेशन सिखाया था आपको दो तरीके से, हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच -20 आता है। आंसर आपका आ गया -20, यही आया ना भाई। आंसर इज -20, ऑप्शन सी, दिस विल बी योर आंसर। समझ आया। आगे और भी करेंगे हेसेस लॉ पे, बट बेसिकली रिएक्शंस को जोड़ तोड़ के नई रिएक्शन जो बनानी है उसका एंथैल्पी निकालने के लिए अपने को हेसेस लॉ की जरूरत पड़ जाती है, या जो बेसिक अपन यूज करते हैं कॉमन सेंस से उसको हेसेस लॉ कहते हैं। नाम लिखो चाहे ना लिखो। प्रगति डाउट है पिछले वाले में? नेगेटिव कैसे आया? अरे बेटा देखो रुको, अच्छा ये लिख लिया कि सबने, मैं बताया तो नेगेटिव क्यों आया। देखो बच्चों, ये मैंने अभी आपको सिखाया था रिप्रेजेंटेशन, भूल गए इतनी जल्दी आप? क्या बताया था कि रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है कि C+O2 गिविंग यू CO2 अगर हीट रिलीज कर रहा है तो उसको प्लस क्यू करके लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। हीट एज अ प्रोडक्ट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। हीट अगर प्रोडक्ट है तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो डेल्टा एच में उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? माइनस करके लिखा जाएगा, नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो अभी समझ में आ गया कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव डेल्टा एच को नेगेटिव क्यों लिखा? डेल्टा एच तो नेगेटिव है ना भाई, हीट रिलीज हो रही है देखो, +20 आ रहा है प्रोडक्ट में, यानी कि हीट रिलीज्ड है। तो हीट रिलीज्ड है तो डेल्टा एच को -20 लिखना पड़ेगा। क्लियर है सबको? चलें आगे। ठीक है भाई, तो अब क्लियर हो गया, हो गया। -3 क्यों किया रिएक्शन में बेटा? 3 नंबर थोड़ी है बेटा, ये तो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट किया ना। तेरे को क्या चाहिए देख, तेरे को कार्बन सॉलिड यहाँ चाहिए, H2 यहाँ चाहिए, लेकिन CH4 तो प्रोडक्ट में चाहिए ना। थर्ड रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करने के लिए तो सब्सट्रैक्ट करेगा तभी तो CH4 प्रोडक्ट में आएगा। भाई कार्बन रिएक्टेंट में था, वो रिएक्टेंट में आ गया, है ना। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में था, वो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में आ गया। तो 1 + 2 into दिस, कार्बन सॉलिड मिल गया, +2H2 मिल गया, कार्बन सॉलिड +2H2, बट CH4 तो प्रोडक्ट चाहिए ना, माइनस किया। चलो, तो ये हेसिस लॉ के कुछ क्वेश्चन हुए, आगे और भी करेंगे। अगली सब हेडिंग जो आपको लिखनी है वो लिखनी है टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शंस इन ब्रैकेट डेल्टा एच। अलग अलग टाइप के एंथैल्पीज या हीट्स अपन लिखना सीखेंगे। और उसमें फर्स्ट टाइप लिखना है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन ब्रैकेट डेल्टा एच एफ।
लिखा? सब लिखने में बिजी हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको अपन डिफाइन करते हैं। इसमें लिखो, it is defined as the heat change which occurs when it is defined as the heat change which occurs when 1 mole of a compound is formed when 1 mole of a compound is formed from its combining elements from its combining elements in their stable thermodynamic states. In their stable 1 mole of a compound is formed from its combining elements in their stable thermodynamic states under the given conditions. अब इस सबका मतलब क्या है? स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेट्स का मतलब क्या है? जैसे आपको कोई कंडीशन दे दी कि भाई 1 atm प्रेशर है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आपको बोल दिया। और कुछ एलिमेंट्स के स्टेट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि कुछ एलिमेंट दे दिए और आपको उसके स्टेबल स्टेट बताने हैं कि इन एलिमेंट्स का इन कंडीशन पर स्टेबल स्टेट क्या होगा। जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या हाइड्रोजन या फास्फोरस या कार्बन, इनके अगर स्टेबल स्टेट्स आपसे पूछे जाएं तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट तो कुछ के आपको पता हो सकते हैं, कुछ के नहीं पता होंगे तो मैं बताऊंगा। बट जैसे क्लोरीन है, तो 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे क्लोरीन आपको नेचर में किस फॉर्म में मिलता है बताओ? गैस फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है। और गैस भी मतलब सिर्फ Cl गैस होता है कि Cl2 होता है या Cl3 होता है, किस फॉर्म में मिलता है? Cl2। तो क्लोरीन का स्टेबल स्टेट होता है Cl2 गैसेस, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ब्रोमीन का स्टेबल स्टेट क्या होता है? Br2 लिक्विड होता है इस कंडीशन में ना, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये एग्जांपल्स दिए हैं। Br2 जो है वो इस कंडीशन पे लिक्विड होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, आयोडीन का कंडीशन क्या होता है? आई I2 सॉलिड, बिल्कुल I2 विल बी सॉलिड, है ना। ये इनकी स्टेबल स्टेट है इस कंडीशन पे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आसान है, H2 गैसेस। फॉस्फोरस P4 सॉलिड, बिल्कुल सही बात है, P4 सॉलिड होता है। और ये एक्चुअली व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो, एलोट्रोप्स होते हैं अलग अलग, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। तो जहाँ एलोट्रोप्स होंगे आपको पता होना चाहिए कौन सा एलोट्रोप स्टेबल है। तो जैसे फॉस्फोरस में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टेबल। व्हाइट फॉस्फोरस। कार्बन का क्या होगा? कार्बन सॉलिड, लेकिन कार्बन सॉलिड के क्या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। आपके पास डायमंड होता है, आपके पास चारकोल होता है ना, आपके पास ग्रेफाइट होता है। तो कौन सा वाला फॉर्म जो है वो स्टेबल माना जाता है, ये बताओ।
थर्मोडायनेमिकली? डायमंड? क्यों, महंगा होता है इसलिए? नहीं नहीं, डायमंड डायमंड इज नॉट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इनफैक्ट अगर आपने, यानी थर्मोडायनेमिक्स की बिगिनिंग में दिया है या केमिकल काइनेटिक्स की बिगिनिंग में दिया है, बट चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन पढ़ो तो इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ग्रेफाइट और डायमंड की बात की गई है ना? ये डायमंड जो है वो थर्मोडायनेमिकली उतना स्टेबल नहीं है जितना कि ग्रेफाइट है। तो कार्बन का स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब एग्जाम्पल जैसे मान लो पानी का आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, आपको एक रिएक्शन दे दी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको अगर दे दिया है कि इफ ट्वाइस ऑफ H2 gaseous plus O2 gaseous giving you 2H2O liquid का जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू -136 किलो कैलोरीज अगर है, तो क्या आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी, ऊपर की डेफिनेशन पढ़ के? नहीं प्रेशा बेटा। तो क्या कह रही है आपकी डेफिनेशन, यहाँ तक लिखा के सबने? एक बात बताओ, यहाँ तक लिखा तो अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ आपकी डेफिनेशन क्या कह रही थी, विच हीट चेंज विच occurs when 1 mole ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड। पहली बात तो ये कि जिसका भी एंथैल्पी फॉर्मेशन चाहिए वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल। अच्छा, और उसके ऊपर और क्या कंडीशन है, किससे बनना चाहिए? फ्रॉम इट्स कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेट्स। इन द स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, इसका मतलब, सुनना बात को ध्यान से बच्चों, ये सुनना बहुत जरूरी है, कि अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि मुझे डेल्टा एच फॉर्मेशन चाहिए H2O का, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या पता है क्या पानी कितने मोल बनना चाहिए? 1 मोल। तो बनाना 1 मोल H2O लिक्विड है, ये आपको पता है। अब बोला फ्रॉम इट्स कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द स्टेबल स्टेट्स, तो इसके कंबाइनिंग एलिमेंट क्या हैं? H2O के कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों की स्टेबल स्टेट क्या है? गैस। किस फॉर्मेट की? H2 गैशियस और O2 गैशियस। बैलेंस कर दें तो ये हाफ आएगा। तो आपको बेसिकली इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए और इस रिएक्शन का दिया हुआ है, तो इससे आप इसका कैसे पता करोगे? बाई टू कर देंगे। सही बात है, हाँ या ना? तो बाई टू विल बी -136/2 कितना आता है जल्दी बताओ? -68। वेरी गुड हिमांशी, चयन वेरी गुड, आदित्य बढ़िया। -68 किलो कैलोरीज, और इसको अपन पर मोल लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। जैसे किसी ने ये लिख दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो इससे आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि इसकी रिएक्शन क्या होगी। लिख पाएंगे अपन रिएक्शन? बिल्कुल। यहां तक लिखा, मैं एक पिछले क्वेश्चन पे जाना चाह रहा हूँ इस बात को थोड़ा डिस्कस करने के लिए। तो एक क्वेश्चन अपन ने बच्चों यहाँ किया था, देखो यहाँ मैं अगर आपको कार्बन ग्रेफाइट लिख दूं, तो क्या ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ CH4 की रिएक्शन हो सकती है? हाँ। देखो, फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैसेस अगर चाहिए तो कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीजें हैं, तो इनके एलिमेंटल फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? H2 और कार्बन ग्रेफाइट। तो 1 मोल CH4 भी बन रहा है, और किससे बन रहा है? कार्बन ग्रेफाइट और H2 से। तो ये जो है वैल्यू उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन की इक्वल हो जाएगी, ये जो अपन ने कैलकुलेट करी थी।
तो कई, ये मैंने क्यों पूछा आपसे, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपको क्या करेगा, ऐसे दे देगा, ये कार्बन ग्रेफाइट दे देगा और आपको रिएक्शन नहीं देगा, वो कहेगा फाइंड आउट दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ये बोल देगा। तो अगर ऐसा बोल देता तो भी क्या रिएक्शन में कुछ बदलाव आता क्या क्वेश्चन में? नहीं आता, है ना। बेसिकली रिएक्शन यही रहता, क्वेश्चन यही रहता, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 की जो रिएक्शन है वो ये है बस। और ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस जहाँ पे वो रिएक्शन ना देके आपको बोल देंगे कि इसकी एंथैल्पी चाहिए, तो आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बात समझ में आई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब ये खुद से करना आना चाहिए। ओके, चलो तो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन। नहीं प्रेशा बेटा, प्रोडक्ट स्टेबल होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछा आपसे किसी का भी फॉर्मेशन जा सकता है ना। अब मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ, या डायमंड का पूछ ले तो डायमंड इज नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट का स्टेबल होना जरूरी नहीं है, रिएक्टेंट्स को अपनी थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट में होना जरूरी है। प्रोडक्ट तो जो चाहिए वो चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट भी चाहिए हो सकता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट भी चाहिए हो सकता है। लिखो क्वेश्चन, एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस, at 1 atm and 25 degrees Celsius, which of the given reactions represent, which of the given reactions represent the heat of formation, या represent the enthalpy of formation कर दो, represent the enthalpy of formation bracket delta HF. Options are A, carbon graphite plus O2 gaseous giving you CO2 gaseous। आंसर तो बताना ही, साथ में ये भी बताना कि वो एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका दे रहा है ना, वो तुम साइड में लिख लेना। N2 gaseous plus 3H2 gaseous giving you 2NH3 gaseous। C, H2 gaseous plus half O2 gaseous giving you H2O liquid, या फिर D, half of H2 gaseous plus half of Br2 liquid giving you HBr gaseous। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, है ना, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो at 1 atm and 25 degrees Celsius, which of the reactions represents enthalpy of formation? बताइए प्रेशा। सुजल गड़बड़ है, हिमांशी सही है, चयन एक मिस्टेक है, गिरिजा सही है बेटा, कुमुद ऑप्शन जो आपने मार्क किए वो सही है बट एक मिसिंग है। वैदिक आपके साथ भी सेम केस है, एक मिसिंग है। चलो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला वाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या नहीं है? है है ना। किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है? दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना। अच्छा, सेकंड वाला है या नहीं है? सेकंड नहीं है, क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट 2 मोल बन रहा है, सो दिस इज नॉट योर ऑप्शन, क्योंकि सिंस 2 मोल प्रोडक्ट इज फॉर्म, है ना। इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर कोई दे दे तो वो डेल्टा एच एंथैल्पी फॉर्मेशन नहीं होगा, उसका डबल होगा, दिस विल बी 2 इंटू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3, है ना। थर्ड है या नहीं है? बिल्कुल है, 1 मोल पानी बन रहा है और H2 और O2 से ही बन रहा है, और दोनों स्टेबल स्टेट से ही आ रहा है। थर्ड है। फोर्थ है या नहीं?
फोर्थ भी है, फोर्थ में भी 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है और हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट से आ रहा है और ब्रोमीन भी अपनी एलिमेंटल स्टेट से आ रहा है और उसकी स्टेट भी स्टेबल स्टेट है, लिक्विड है ना। यहाँ गैशियस होता तो फिर गलत हो जाता, Br2 गैशियस होता तो दिक्कत हो जाती। तो यार आंसर इज ए, सी एंड डी। ये बात क्लियर है सबको? ओके, योर नेक्स्ट हेडिंग इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सेकंड is enthalpy of combustion in bracket डेल्टा एच, सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, enthalpy of combustion। लिखा बच्चों? ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। अभी आज एंथैल्पी ऑफ कंबशन में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग आज की थ्योरी यहाँ पर रोक रहे हैं। आपको मैं होमवर्क दूंगा इसको प्री रीड करने के लिए और कुछ और एंथैल्पीज प्री रीड करने के लिए। तो इसी से अपन लोग अगले लेक्चर में क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना।